हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। जिसमें कि किस प्रकार से जो पादप प्रजनन है उसे हम अपने अनुसार बदलते हैं, पादपों के जीनोटाइप को, जीन प्रारूप को बदला जाता है। ये चीज हम यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आगे भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अधिक मेहनत करेंगे और जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से आपको एक बात समझाना शुरू करता हूं कि अगर हम आज भी हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, भारत की, तो भारत में आज भी टोटल जीडीपी है उसका 33% भाग एग्रीकल्चर, कृषि से आता है। यानी कि एक साल में जितना उत्पादन भारत में होता है उसका लगभग 33% केवल कृषि उत्पादन होता है। दूसरी तरफ टोटल जितना भी रोजगार इस भारत में है उसका लगभग 62% हिस्सा एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब कृषि अपने आप में एक बहुत भव्य चीज है, एग्रीकल्चर। अब दूसरी बात, यहां पर आपको कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे और इन आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या देखना है वो मैं बता देता हूँ। ये 2002 है, 2020 है। तो यहां से इधर हमने सन दिए हुए हैं, ईयर दिए हुए हैं कि किस ईयर में क्या हुआ, है ना। यहां पर जो है ये जनसंख्या है, ये क्या है, ये जनसंख्या, ठीक है। और यहां पर उत्पादन है, और किसका उत्पादन है, ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब जो भी दाल है, बीज है, गेहूं है, चना है, बाजरा है, जौ जई मक्का, सब। अगर इस पर हम नजर डालें तो 1950 में जो आबादी थी वो 68, और वही आबादी बढ़कर 1980 तक 70 करोड़ पहुंच गई, और 2020 में हमें इस बात की शाबाशी मिलनी चाहिए कि हमने 140 करोड़ पकड़ लिया। लेकिन इस आबादी को खाने के लिए भी चाहिए, नहीं चाहिए। कहां से खाएंगे, कहां से आएगा खाना, वो खाना आता है कृषि। लेकिन एक बात आप बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर मैं ये बोलूं कि जो जमीन है हिंदुस्तान में 1947 के बाद की अगर बात करें तो वो उतनी है। भाई कृषि भूमि उतनी, बल्कि कमी हुई है, बढ़ी नहीं, क्योंकि शहरीकरण बढ़ा है तो कृषि भूमि कम हो गई। इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट कहां से। अब हम दूसरे आंकड़े देखते हैं कि जो फूड ग्रेन थे वो लगभग 50 मिलियन टन थे, जब 50 में, 80 में 120 मिलियन टन किया, और 200 मिलियन टन पहुंचा दिया हमने। तो एक सोचने वाली बात यहां पर यह है कि इसका मतलब जमीन घटने के, कृषि योग्य भूमि घटने के बावजूद भी ये प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। कैसे, इसके पीछे क्या कारण रहे, ठीक है। तो अब उन कारण को हम समझेंगे, वो कौन से कारण थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम उत्पादन को इस स्तर पर ले गए। शहरीकरण बढ़ता रहा, कृषि भूमि कम होती रही, लेकिन उसके सब के बावजूद भी हमने उत्पादन को कम नहीं होने दिया। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं कि उत्पादन कम ना हो। तो अब उस उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन को हमने किसके बलबूते पर रोका है। उससे पहले एक बता देता हूं कि कृषि जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग 9,000, ये 9,000 है, यहां पर 4 है, एक जीरो हटा देते हैं। अब से लगभग 11,000 से 9,000 वर्ष पूर्व, क्या कहा मैंने, अब से लगभग 9,000, 11,000 से 9,000 वर्ष पूर्व कृषि शुरू हुई, और तब से ही हमने ये विधियां अपनानी। कुछ पुरानी विधियां हैं जो उसी समय से चली आ रही हैं, विधियां नई हैं जो हमने बाद में ठीक है। तो उन विधियों में सबसे पहले आता है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन वो तरीका है हमारे पास जिससे हमने इस उत्पादन को बढ़ाया। तो अगर पादप प्रजनन को हमें समझना हो कि भाई पादप प्रजनन है क्या, तो हम क्या कहेंगे, बहुत छोटे रूप में इस बात को समझता हूं कि
अपने उद्देश्य के लिए, हमारा कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या वो भी समझेंगे, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम पादप के जीन प्रारूप में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसे हम पादप प्रजनन कहते हैं। या हम उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम उसे कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। क्या कहते हैं, पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है। समझ आया। अब हमारे उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य जो हमारा सबसे बढ़िया उद्देश्य है वो है कि उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों चीज बढ़ानी है। लेकिन उत्पादन और गुणवत्ता कैसे बढ़ाओगे, कहां से बढ़ाओगे भाई, क्या तरीका है बढ़ाने का, तो हमें ऐसी वैरायटी, ऐसी किस्में बनानी पड़ेंगी जो किसी भी वातावरणीय दशाओं में उग सके या वातावरण की दशाओं का प्रतिरोध कर सके। बारिश ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत ना हो, थोड़ी सी कम हो जाए तो भी दिक्कत। रोग प्रतिरोधक, क्योंकि रोग फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी किस्में तैयार करना, और कीट प्रतिरोधी किस्में तैयार करना। तो ये हमारे उद्देश्य हो गए, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, पादपों के जीन प्रारूप में परिवर्तन कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो इस पूरी विधि को हम पादप प्रजनन क्या कहते हैं, पादप प्रजनन। अब पादप प्रजनन को यदि समझा जाए तो पादप प्रजनन के दो तरीके हैं। एक पारंपरिक पादप प्रजनन का तरीका है जो पहले से चला आ रहा है। उसमें दो चीजें हैं, चयन करना, कि जो भी पादप हैं अच्छी क्वालिटी है उनका चयन कर लिया जाए, और जो हमारे लिए नहीं है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते, उन चीजों को छोड़ दिया जाए। चयन का तरीका हो गया। एक संकरण का, कि हमने क्या करा कि भाई इसमें इसका कोई गुण अच्छा है, इस वैरायटी का कोई गुण अच्छा, दोनों का क्रॉस करा दिया, तो जो नई वैरायटी बनी उसमें दोनों के गुण आ गए। आए या नहीं आए, तो संकरण का एक तरीका हो गया। तो ये दोनों तरीके पारंपरिक हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन फिर इसमें कुछ हमने आधुनिक तरीके जोड़े, और उसमें एक है उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन का मतलब कि उत्परिवर्तन कराकर हम उसमें बदलाव कर, अब हो सकता है वो सही भी गलत हो, चांस की बात है, खैर वो तो। दूसरा ऊतक संवर्धन, और उससे भी अत्याधुनिक जो तरीका हमारे पास आया है कि भाई किस प्रकार से हम जीन प्रारूप को बदल सकते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी। सबसे आधुनिक तरीका हमारे। अब किस प्रकार से इसके पद होंगे, हमारे पास क्या तरीका है, कैसे ये काम करता है, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर चीज आती है कि यहां पर हम परिवर्तनशील का संग्रहण करते हैं, या जनन द्रव्य का संग्रहण या जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया जाता है। अब मोटे तौर पर आप इस बात को समझिएगा कि हमने क्या करना है, एक नई वैरायटी बनानी है, एक नई किस्म। आपको लगा मेरे नाम से बनी, कौन सी बनाई जाए, कि साहब गेहूं पे तो बहुत काम हो चुका, हम ऐसा करते हैं मूंग की बना ले। मूंग की दाल होती है जो खाते हैं अपन, तो कैसे बनाएंगे, आप क्या चाहते हैं कि उसमें क्या गुण हो? हम चाहते हैं कि बीजों का आकार बढ़िया हो, गलने में अच्छे हो, डाइजेशन बढ़िया हो, प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा हो, है ना, पौधे की हाइट कम हो, क्योंकि कम जगह में ज्यादा पौधे आ सकते हैं, उसका जीवन काल छोटा हो, वो रोग प्रतिरोधी हो, वो कीट प्रतिरोधी होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि वो किसी भी वातावरण में उगाई जाए तो उग जाए। ऐसी हम एक मूंग की वैरायटी तैयार करना, इतने सारे गुण हमें एक साथ उसमें चाहिए। फली का आकार लंबा हो जिसमें बहुत सारे बीज हो, इससे उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन लेकिन मान लेते हैं कि अभी जो मूंग लोग उगा रहे हैं, जहां भी उगाई जा रही है, उगाई जाती थी, उगाई जा रही है यहां पर विदेश में कहीं भी, में किसी भी वैरायटी में सारे गुण है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जितनी भी वैरायटी इकट्ठा कर सकते हैं सब इकट्ठा करेंगे। ठीक है। अब वे वैरायटी हम कहां से करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे अपने स्वदेश से, सबसे पहले हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में मतलब हमने कहां से शुरू किया, भाई सबसे पहले हमने बिहार से जितनी वैरायटी थी वो इकट्ठा की। ठीक है। अब बिहार में से मान लीजिए हमें अलग अलग मूंग की वैरायटी मिली, मूंग की। अब मूंग की वैरायटी कोई ए मिली, कोई बी, कोई सी, कोई डी, इतनी वैरायटी हमें बिहार से मिली। लेकिन इनके अपने अपने गुण थे, कि भाई इसका उत्पादन अच्छा है, इसका जीवन काल छोटा है, इसके फली का आकार अच्छा है, इसके बीज का आकार अच्छा है, इसकी प्रोटीन क्वांटिटी अच्छी है। फिर हम यूपी पहुंचे, हमने वहां से इकट्ठा किया,
वहां से हमें मिली एक्स वाई जेड, है ना, इनके अपने अपने गुण थे। तो इस तरह से हमने फिर पंजाब से इकट्ठा किया। तो फिर पंजाब से इकट्ठा की पी क्यू आर, ये वैरायटी है अलग अलग, हमने मूंग की इतनी सारी वैरायटी इकट्ठी कर ली। हर किसी के अपने क्या है, अपने गुण हैं। किसी के अपने गुण होंगे नहीं होंगे, इन सब के अपने अपने गुण थे, लेकिन सारे गुण एक में नहीं थे। ये उसी तरह से है जैसे मार्केट में कार लेने जाएं और हम चाहते हैं भाई इस कार में ये सारे फीचर होने चाहिए, नहीं मिल सकते। किसी में कोई चीज अच्छी मिलेगी तो किसी में कोई चीज अच्छी मिलेगी, है ना। भाई किसी का कंफर्ट अच्छा है, किसी की ड्राइविंग अच्छी है, किसी का बैलेंस अच्छा है, किसी का रंग अच्छा है, किसी में सेफ्टी अच्छी है तो इंजन बढ़िया नहीं, इंजन बढ़िया है तो सेफ्टी अच्छी नहीं, इंजन की पावर ज्यादा है तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है, इंजन का फ्यूल कंजप्शन कम है, एवरेज बहुत अच्छा देती है, तो बहुत सारी कमियां हो सकती। तो आप ऐसी गाड़ी बनाना चाहते हो कि भाई जिसमें कोई कमी ना रहे, तो क्या करोगे, पहले आप जितनी दुनिया में गाड़ियां सब इकट्ठी कर लो, सब में चेक करो इसके गुण क्या है, लिखो भाई कि इस गाड़ी में ये चीज बढ़िया है, इसमें ये बढ़िया है, इसमें ये, सबके गुण लिखोगे ना पहले। हाँ। तो हमने अभी गाड़ियां इकट्ठी की हैं, तो हमने अलग अलग वैरायटियां इकट्ठी कर ली, आ गई। अच्छा, तो अब मान लो गाड़ियों की बात करें, तो जो गाड़ी आप इकट्ठा कर रहे थे, अब हिंदुस्तान की गाड़ियों में जो गुण थे वो तो मिल गए, फिर आप बाहर से मंगाएंगे, तो जो विदेशी वैरायटी है वो भी आपने मंगाई, ठीक है ना, आर पी जेड ओ जो भी मंगाई, ठीक है, तो सब इकट्ठा कर लिया। तो आप ये सोचो कि हम यहां पर मूंग की बात कर रहे हैं, और मूंग की जितनी वैरायटी हमने इकट्ठा की, उन वैरायटी के बहुत सारे क्या हैं, जीन, और इन बहुत सारे जीन के बहुत सारे क्या होंगे, एलील, और इन सब को मिलाकर क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है जर्म प्लाज्म। ये सब इकट्ठे कर लिया, आ गए। अब क्या करना है, अब जो आपने ये जनक इकट्ठे किए हैं, क्या सबके गुण आपको पता है, नहीं पता होंगे, बाहर से जो विदेश से मंगाए उसके गुण आपको कैसे पता होंगे। चलो बिहार के हमने पूछ भी लिया भाई, की वैरायटी क्या है, इसमें पैदावार कितनी है, कितने पानी में हो जाती है, पानी कितना चाहिए नहीं चाहिए। पंजाब का हमें क्या पता। अब जो गाड़ी हम चला रहे हैं उसका तो हमें पता है कि भाई इसकी अच्छी बात है, ये बुरी बात है। जो गाड़ी हम चला ही नहीं रहे, हमें कैसे पता उसका, तो हम क्या करेंगे, उसे पहले चलाएंगे, फिर हम लिखेंगे, है ना। आपने लिखना शुरू किया, तो आपने क्या किया कि आपके पास जितनी स्वदेशी और जितनी विदेशी किस्में, उन सब का आप क्या करेंगे, आप उन्हें उगाएंगे, उगाया, ठीक है, क्या किया, उगाया, सोइंग की, उगाई, ठीक है, और उगाने के बाद, उगाया, उगाया, और उगाने के बाद हमने उनका क्या किया, मूल्यांकन, और क्या किया, मूल्यांकन, और जब हमने उनका मूल्यांकन शुरू किया, तो हमें पता चला कि बहुत सारी वैरायटी तो ऐसी जिनमें एक ही गुण है, बहुत सारी गाड़ी ऐसी होंगी ना जो एक ही जैसी होंगी कि भाई इसमें भी यही चीज, इसमें भी यही चीज, चलो छोड़ो इधर हटाओ, ये तो है ही अपने पास, तो उन गाड़ियों को हम हटा देंगे। हम वो गाड़ी देखेंगे जो गुण उसमें था ही नहीं जो हम चला रहे थे। हाँ, तो यानी कि वो किस्में जिनके गुण हमें नहीं चाहिए, या जिनके गुण खुद आपस में मिलते हो, तो उनमें सबको हटा देंगे, केवल वो किस्में रखी जाएंगी, उनका मूल्यांकन करके चयन किया जाएगा जिनके गुण हमें चाहिए, तो उनका चयन हमने करना है। हमने कर लिया कि ए सी क्यू पी आर जेड, ये वो वैरायटी थी जो मूल्यांकन पर हमारे खरी उतरी, हमने देख लिया कि जो चीज चाहिए इनमें है, हमने इन्हें निकालकर अलग कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब फसल प्रबंधन का जो पद है वो दे हमें देखने हैं, उसमें सबसे पहला आता है सिलेक्शन, चयन। अब ये तो आपने निकाल लिया कि भाई अब इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी गाड़ियां, अब इनमें से भी क्या करना है। अब हम क्या कराएंगे कि हम दो तरह से चयन कर, दो तरह से चयन करने का हमारे तरीका क्या है कि एक तो हमारे पास सामूहिक चयन है जिसे हम मास सिलेक्शन कहते हैं, जो पर परागण फसलों में किया जाता है। इसमें किया जाता है, पर परागित फसलों के लिए किया जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक फील्ड है,
उस फील्ड में हमने ए बी सी पी क्यू जेड आर जितनी वैरायटी थी सब उगा दी। अब आपस में इनमें क्या होगा, पर परागण होगा, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ। और उसके बाद यहां से हमें क्या मिलेंगे, नई कॉम्बिनेशन मिलने। अब नए कॉम्बिनेशन में कुछ कॉम्बिनेशन हमें यहां मिल गए एक पादप में, कुछ में इसमें मिल गए, दो पादप मिल गए। लेकिन कुछ में कॉम्बिनेशन दो ही मिले या मिले ही नहीं, तो इन्हें हमने हटा दिया और इन्हें रख लिया, फिर आगे इनका फिर कराया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि जो गुण हमें चाहिए उन सब गुणों को ऐसे क्रॉस कराते कराते एक साथ ले आएंगे। और अगर हमारे पास फसल कैसी हो, हमारे पास फसल स्वपरागित हो, जिसमें स्वपरागण होता हो, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम करते हैं शुद्ध वंशीय क्या नाम, सिलेक्शन, चयन। ठीक है, शुद्ध वंशीय मतलब कुछ भी नहीं करना। हमने क्या किया कि हमारे पास यहां पर ए वैरायटी है, और इस ए वैरायटी को हम कई पीढ़ियों तक क्या करते जा रहे हैं, उगाते जा रहे हैं। तो ये इसकी पीढ़ी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये डैश डैश एक्स पीढ़ी तक हमने उसे उगा दिया, 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी। तो हमें यहां क्या मिलेगा, यहां हमें समजातता मिलेगी, यानी कि होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। इसी तरह से बी वैरायटी की आ जाएगी, टी की भी आ सकती है, डी की भी, तो होमोजाइगोसिटी हम ले। अब हमारे पास जो इतना फैला हुआ क्षेत्र था उसे घटाते घटाते हमने कम कर लिया। ठीक है, तो एक ये तरीका हमारे पास हो सकता है। एक तरीका और है, और वो उन फसलों के लिए है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं होता, तो वहां पर हम करते हैं क्लोनल सिलेक्शन। क्या करते हैं, क्लोनल सिलेक्शन। और जिसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास कुफरी सफेद पोटैटो, आलू, ये एक नस्ल है जो ऐसे ही बनाई गई। क्या करना है, अब मतलब ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जहां क्या होता है, कायिक प्रजनन होता है। क्या होता है, कायिक प्रजनन। जहां पर कायिक प्रजनन होता है वहां की बात की जाती है। अब मान लीजिए ए वैरायटी थी, बी थी, डी थी, एफ थी, अलग अलग वैरायटी थी। तो हर वैरायटी का हमने मूल्यांकन किया, पता चला कि ये अपने काम की है, ठीक है भाई, तो इसके आलू निकाल के अलग रख रहा हूं, ये काम की नहीं थी ये हटा दी, ये काम की थी तो ये रख ली, बाकी हटा दी। क्या किया, कुछ भी नहीं किया। फिर उन्हें और उगाया, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया, और वो आलू किसानों को दे दिए, लो भाई, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होना, इसे हम क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं। इसके बाद अब वो जो वैरायटी हमने वहां छांट ली थी, शुद्ध संकर वैरायटी, शुद्ध वैरायटी, संकर नहीं, शुद्ध प्योर लाइन, अब उनका हम संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, जिससे हाइब्रिड बनेंगे। वो तो हमारे पास प्योर ब्रिड है ना, शुद्ध नस्लें हमारे पास थी वहां पर। तो अब दो तरह से हम उसे करा सकते हैं, एक तो होता है एकल संकर, एक होता है बहुसंकर। अगर हम यहां पर एकल संकर की बात करें, इसकी एकल संकर की बात करें, तो एकल संकर में, संकरण में हम क्या कराते हैं, कुछ भी नहीं। हमारे पास एक वैरायटी है ए, इसका क्रॉस हमने बी के साथ करा दिया, तो दोनों हो सकता है कि F1 पीढ़ी में यहां दोनों के गुण एक साथ दिखाई दे, तो यहां हमें क्या मिला, संकर। या हो सकता है कि ए का क्रॉस बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ, हो सकता है, नहीं हो सकता। और अब बहुत सारे क्रॉस हो सकते हैं, तो इसका इसके साथ करा दिया, इसके साथ, तो ये क्या हो गए, ये बहु क्रॉस हो गए, मल्टीपल क्रॉस। फिर इनके रिजल्ट आए हमारे पास, आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम देख लेंगे कि किसके क्या गुण है, किसके गुण हमारे लायक है और किसके नहीं है, तो वहां से हम उनका चयन कर लें। तो दो तरह के हो गए। इस प्रकार से एक वैरायटी बनाई हुई है C306 वीट की, गेहूं की। एक बहुत मुख्य बिंदु यहां पर बता देता हूं, और वो मुख्य बिंदु क्या है कि सबसे पहली बार प्राकृतिक रूप से संकरण मक्का में हुआ। इसमें हुआ था, मक्का में सबसे पहले प्राकृतिक रूप का संकरण मक्का में देखा। और पहली बार जो कृत्रिम संकरण कराया, उनका नाम था
थॉमस फेयरचाइल्ड। क्या नाम था? थॉमस फेयरचाइल्ड, गोरा बच्चा। उन्होंने किस किस के बीच में संकरण कराया? एक तो स्वीट विलियम, ये क्या होता है? डाइएंथस होता है, प्लांट है। और कैरनेशन के बीच में, कार्नेशन क्या होता है? गुलाबी रंग के पुष्प आते हैं, गुलाबी पुष्प वाले पौधे के साथ। और उन्हें यहां पर क्या मिला? इन दोनों के क्रॉस का एक संकर मिला, जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे कहा गया फेयर चाइल्ड म्यूल। क्या कहा गया? फेयर चाइल्ड म्यूल। तो सबसे पहली बार ये एक कृत्रिम रूप से संकरित करके ये वैरायटी बना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब संकरण के प्रकार, कितने प्रकार से संकरण कराया जा सकता है? तो हो सकता है सेम वैरायटी के बीच में करा दिया हमने, हो सकता है अलग अलग वैरायटी के बीच में। तो अलग अलग वैरायटी थी ए बी, इनके बीच में हमने संकरण करा दिया। जैसे मक्का में गंगा और रंजीत दो वैरायटी हैं, जो किसके संकर से? दो वैरायटी के बीच में, अलग अलग वैरायटी के बीच में संकर कराने से मिली हैं। या हो सकता है दो स्पीशीज के बीच में हम संकरण करा दें। या हो सकता है दो अलग अलग जीनस है, जीनस है ना, दो अलग अलग जीनस है, उनके बीच में हम संकरण कराएं। ये संकरण आगे समझेंगे कैसे होता है। तो दो स्पीशीज के बीच में, जातियों के बीच में जो संकरण है, उसका एक उदाहरण है ADT37। एक राइस की, चावल की एक वैरायटी है, ओराइजा जैपोनिका और इंडिकस के बीच में तो अलग अलग स्पीशीज हो गई। तो इनके बीच में संकरण कराने से ये मिली। तो ये हमारे पास तरीका हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन आ गया, कितने प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो बता दिया। अब आता है एक तरीका और है, जो अभी आधुनिक तरीका है, म्यूटेशन ब्रीडिंग या उत्परिवर्तन प्रजनन। तो इसमें किनका इस्तेमाल किया जाता है? इसमें म्यूटाजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूटाजेंस वो केमिकल हो सकते हैं या वो फिजिकल म्यूटाजन हो सकते, क्या हो सकते हैं? फिजिकल यानी कि भौतिक। म्यूटाजन मतलब वो चीजें जिनसे उत्परिवर्तन कराया जा सकता है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड बेस एनालॉग हो सकते हैं, एल्कलाइंग एजेंट हो सकते हैं, ठीक है, आर्किडिनाइल्स हो सकते हैं, एक्सरे, यूवी रे, गामा रे। तो गामा रे का तो मैं आपको बताऊं, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ने पूसा इंस्टीट्यूट में, इसमें पूसा इंस्टीट्यूट में गामा गार्डन बनाया था। गामा गार्डन मतलब एक जगह है जहां पर गामा रेज डाली जाती हैं। गामा गार्डन स्टेब्लिश में, दिल्ली में ही, ठीक। तो इसी म्यूटेशन ब्रीडिंग से, मतलब हमने अलग अलग क्रॉस करा लिए जो करा लिए, उसके बाद हमने क्या किया, वो वैरायटी ली और उसमें म्यूटेशन। सरबती सोनोरा बहुत बढ़िया वैरायटी बनी थी इंडिया में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में बनी हुई वैरायटी थी पहले वाली। पूसा लर्मा, सब म्यूटेशन ब्रीडिंग से। NP 836, ये सब किसकी वैरायटी है? ये सब गेहूं की वैरायटी है। किसकी? गेहूं की, ठीक है। और कपास की एक वैरायटी है इंदौर 2। ये सब म्यूटेशन ब्रीडिंग या उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा बनाई गई वैरायटी। अब मैंने जो गुणिता वाली बात बोली उसे समझ लेते हैं। देखो, एक तरीका और है कि मतलब हमें कुल मिलाकर उत्पादन बढ़ाना है, उर्वरता बढ़ानी है। उर्वरता के साथ साथ हमें गुणवत्ता बढ़ानी है, हमें बहुत सारी चीजें उसमें देखनी है। तो और भी तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है गुणिता प्रजनन, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, है ना, प्लॉइडी ब्रीडिंग। अब उसमें क्या होता है, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक उदाहरण है, ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम क्या है? एक गेहूं की किस्म है, वैरायटी है। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है 4n = 28 है, 28 है। 4n का मतलब कि यहां पर 7 गुणसूत्र का एक सेट है, और वो कितनी बार रिपीट हो गया? 4 बार रिपीट। यानी कि इसे हम एक सेट मान ले, 2 3 4, 7 गुणसूत्र का सेट 4 बार रिपीट, ट्रिटिकम ड्यूरम में। इसका जो क्रॉस है वो कराया गया राई प्लांट के साथ, जिसमें 2n = 14, 14 है, 2n = 14 है।
अब यहां की स्थिति क्या है कि यहां पर सात सात गुणसूत्र के दो सेट हैं जिन्हें मैं बी से प्रदर्शित कर रहा हूं। अब अगर यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हो, क्या हो? अर्धसूत्री विभाजन, यानी के युग्मक निर्माण हो, तो क्या होगा? तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि यहां पर हो जाएगी 2n, कितनी? 7+7, यानी कि a+a 14 हो गई। यहां क्या हो जाएगी? यहां हो जाएगी n = 7, एक ही सेट आएगा। तो हर युग्मक में यहां कंडीशन ये होगी, यहां कंडीशन। आ गई बात समझ में? अब क्या करेंगे? इन युग्मक का, जिसमें 2n 14 है, क्रॉस करा देंगे n = 7 वाले के साथ। जब इनका यहां हमने क्रॉस कराया तो क्या होगा? यहां से क्या आएगा? 3n हो गया। 14 यहां से कितने हो गए? 21 गुणसूत्र। ये जो 21 गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की संख्या विषम है। यहां पर युग्मक बन ही नहीं सकते, है ना? अर्धसूत्री विभाजन हो ही नहीं सकता। युग्मक भी किस स्थिति में है? गुणसूत्र कितने हैं? 7 जमा 7 जमा 7। 7 गुणसूत्र इस सेट में है, 7 इसमें, 7 इसमें। तो किस किस के सेट हो गए? ए के 2 सेट है और एक बी का। तो सेट की संख्या भी विषम है और गुणसूत्र की संख्या भी विषम है। तो यहां पर क्या संभव नहीं है? अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक का निर्माण संभव नहीं है। तो यहां क्या कराया जाता है? यहां कराया जाता है क्रोमोसोम डबलिंग। क्रोमोसोम डबलिंग का मतलब गुणसूत्रों की संख्या डबल करनी है। उसके लिए कॉलचीसीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? ये क्या करता है? ये तर्कुरूपी तंतुओं का निर्माण नहीं होने। तो क्या होगा? तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कितना था? 3n। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 6n। ठीक है? 21 की जगह कितने हो गए? 42। 42 कैसे हो गए? कि ए 4 बार और 2 बार बी आ गया। समझ आया? तो ये जो नस्ल बनी, ये कहलाती है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, जो आज की, जो 1947 के बाद 1960 में जो पूरा वीट बनना शुरू हुआ, वो यही। इसके बाद अभी बात यहां खत्म नहीं हुई। ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम था, इसका क्रॉस फिर राई प्लांट के साथ कराया गया। गुणसूत्रों की संख्या इसकी तो पता ही है, इसकी हमें पता है 2n = 7। यहां पर जब युग्मक का निर्माण होगा, यहां कितने गुणसूत्र बनेंगे? 3n = है ना? कितने आ जाएंगे? 21। यहां कितने आ जाएंगे? n = 7। दोनों का फिर करा दिया संलयन, तो क्या बना? 4n = कितने हो गए? 28। अब आप बोलोगे ये तो फर्टाइल होगा। नहीं, ये भी स्ट्राइल होता है। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता। फिर इसका आगे क्या कराएंगे? इसका फिर कराएंगे क्रोमोसोम डबलिंग। गुणसूत्रों की संख्या दुगनी करा देते हैं। दुगनी कराते क्या हो जाएगा? 8n। कितने हो जाएंगे? 56। ये कहलाता है ट्रिटिकेल्स। ठीक है? ये सबसे आधुनिक वीट है। ये मैन मेड वीट है जिसे हम खा रहे हैं, ये पूरा। तो इस प्रकार हमने क्या किया? बदल दिया। ये सारे पद्धति, जो तरीके हम पढ़ रहे हैं, पद पढ़ रहे हैं, ये सब किसके हैं? पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन का एक पद ये रहा। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो भी श्रेष्ठ पुनर्योजन है, उनका चयन करेंगे और परीक्षण करेंगे। ठीक है? चयन और परीक्षण। अब कैसे? तो यहां पर क्या करेंगे कि जो नई किस्में हमने बनाई है, संकर किस्में, उन सब को क्या करेंगे? जो भी बना ली हमने, अब उनको विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भेजा जाएगा। अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, फार्म, जो गवर्नमेंट के फार्म होते हैं, वहां भेज दिया जाता है। किसके लिए? परीक्षण के लिए। तो इन्हें विभिन्न वातावरण में, इसमें विभिन्न वातावरणीय वर्णीय दशाओं में
विभिन्न स्थानों पर गाया जाता है। और उनका पूरा मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन क्या करेंगे, मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम देख सकें कि किसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो हमने किया था वो सब बेकार हो गया हो। ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, सबका क्या बर्बाद हो सकता है। ठीक है, अब मूल्यांकन यहां कर लिया हमने, परीक्षण कर लिया। ठीक है, उसके बाद उस परीक्षण में से हो सकता है कि कुछ संकर किस्में बेकार हो, वो किसी काम की ना निकले, और कुछ अच्छा वहां से कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब क्या करेंगे, जो नए कंशनों जो हमारे पास वो आए हैं, उन्हें हम ले लेंगे, फिर उनका परीक्षण करेंगे जो अलग अलग दशाओं में अपने आप को सिद्ध कर पाई, और फिर हम उनका क्या करेंगे, उनका व्यापारीकरण कर। तो इस प्रकार जो आज की डेट में आप मार्केट से जाकर गेहूं की अलग अलग किस्में ला रहे हो, वो सब ऐसे बनी, और इसमें समय लगता है। आप सोचो गेहूं की फसल में 6 महीने लगते हैं, तो साल में एक ही बार आप एक्सपेरिमेंट करके इंतजार करो 6 महीने, फिर अगले साल करोगे। तो आप सोचो होमोजाइगोसिटी के लिए ही आपको उसमें 5 से 10 साल लग गए। फिर उसके बाद संकरण कराया, संकरण करा के उनका परीक्षण किया, फिर परीक्षण के लिए, तो मतलब ये पूरा प्रकरण में हो सकता है 15 साल 20 साल लग जाए एक वैरायटी बनाने में, और इतना समय लग जाता है। तो बहुत टाइम टेकिंग है, ये बात तो है, लेकिन हम कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी किस्में मार्केट में आज की डेट में उपलब्ध। तो पूरी विधि समझ आ गई। अब एक नाम आता है एन बरलॉग। बरलॉग है, ये एल है, ये एल है, बरलॉग। ठीक है, तो एन बरलॉग तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मैक्सिको में थे, उन्हें नोबेल मिला था 1970 में, नोबेल की प्राप्ति हुई। और इन्हें कहा जाता है हरित क्रांति के पिता, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन दुनिया। तो इन्होंने क्या किया, एक नॉरिन 10 बोना जीन था, एक वैरायटी थी छोटी। अच्छा, पहले क्या होता था हिंदुस्तान में, मतलब ये आप अगर अपने बड़ों में किसी से पूछोगे तो वो बता देंगे, पहले जो गेहूं की लंबाई इतनी होती थी, इतना लंबा गेहूं, और बाली छोटी सी। 1960 के बाद जब हरित क्रांति हुई, तब ये छोटी वैरायटी आई कि हाइट कम है तने की, और बाली की लंबाई बड़ी है। मजा आ गया। तो ये किसने किया, ये बरलॉग ने किया। तो एक जीन था जिसका नाम था नॉरिन 10। ठीक है, तो उन्होंने एक ट्रिप्लॉइड किस्म बनाई थी, त्रिगुणित, है ना। फिर उसे बाद में उसकी उसका डुप्लीकेशन किया गया। तो जो अभी मैंने आपको बताया वो यही था, अभी जो बताया। तो उससे उन्होंने दो वैरायटी बनाई जो अधिक उत्पादन देने वाली थी, सोनोरा 64 और लर्मा रोजा। नाम याद रखना, सोनोरा 64 और लर्मा रोजा। ये लर्मा रोजा ही हिंदुस्तान में भी आई है, मतलब मेरे घर में मेरे पिताजी बताते हैं कि ये वैरायटी खूब अच्छा उत्पादन देती थी। बस इसमें एक ही कमी थी, इसका रंग थोड़ा सा लाल था, लालपन पे था हल्का सा। तो उससे गेहूं भी लाल सा दिखते थे, आटा भी लाल आता था, रोटी भी लाल सी होती। तो किसानों ने इसे बहुत ज्यादा सराहा नहीं लाल रंग की, क्योंकि हमें तो सफेद की आदत थी। तो ये दो वैरायटी थी जो हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से उगाई गई। फिर हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में चली भाई। फिर आए हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन, ये वो आदमी है, आप यकीन मानिए जिस आदमी की बदौलत आज की डेट में हम गेहूं की रोटी खा पाते हैं। जी, जो वो पूरा दौर रहा है 60 से 70 के बीच का, जो वो समय रहा है इनका, जिसमें इन्होंने ये सब चीज, नई वैरायटी आई, टेक्नोलॉजी आई, ट्रैक्टर आए, उससे पहले का एग्रीकल्चर और उसके बाद के एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा अंतर। ठीक है, उससे पहले गेहूं की रोटी जब भी बनती थी जब घर में मेहमान आता था, नहीं तो गेहूं की रोटी नहीं खाई जाती थी, इतना गेहूं उत्पादन था ही नहीं, आधे में तो लोग भूखे सोते थे। तो इन्हें कहा जाता है भारतीय हरित क्रांति के पिता। क्या कहा जाता है, भारतीय हरित क्रांति के पिता। और इन्होंने कौन सी वैरायटी, सोनोरा 64 में क्या कराया, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, और लर्मा रोजा में कराया। तो इससे बनी सरबती सोनोरा, और इससे बनी पूसा लर्मा। और ये वैरायटी हिंदुस्तान में जो क्रांति लाए ना, मतलब भयंकर तरीके से अनाज पैदा हुआ, गेहूं पैदा हुआ, वो इनकी वजह से, एम एस स्वामीनाथन।
जैसे, और दो वैरायटी है सरबती सोनोरा जो सोनोरा 64 में म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाई गई, और लर्मा रोजा से पूसा लर्मा बनाई गई गामा रेडिएशन से, ये भी बता देता हूं। इस पर क्या किया गया, इस पर गामा रेज डाली गई, तो वो लाल रंग खत्म हो गया, पूसा लर्मा के नाम से वो वैरायटी हिंदुस्तान में खूब चली। तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के मध्य की बात है, 65 की, जो मैं बता रहा था आपसे, चला है। अब उस पर बात करते हैं, गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं। 1960 से लेकर 2000 तक हमने कितना उत्पादन किया, तो गेहूं की बात कर रहे हैं 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन, 7 गुना बढ़ा दिया हमने वो, है ना, 40 साल में। आप सोचो, तो किसकी वजह से, जो हाइल्ड वैरायटी थी, अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी थी, कौन कौन सी, सोनोरा 64, लर्मा रोजा 64, सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनोरा, लर्मा, पूसा लर्मा, ये सब वैरायटी थी हाइल्ड वैरायटी। और आतंक मचाने वाली वैरायटी दो आई, सोनालिका और कल्याण सोना, बहुत चली हिंदुस्तान में, भयंकर तरीके से चली। तो इन्होंने बड़ा आतंक मचाया, आतंक मचाया मतलब, आतंक ऐसे नहीं भैया, ये वो वैरायटी है जिनकी बदौलत हर घर में गेहूं पहुंचा है, खूब उत्पादन हुआ, और हम इस लेवल तक पहुंच पाए। इसके बाद हम धान की बात करते हैं, चावल की। चावल तो उत्पादन की अगर बात करें 1960 से 2000 के बीच में, तो 35 मिलियन टन से 89.5, लगभग 90 मिलियन टन हमने पहुंचा दिया। ठीक है। अच्छा, यहां भी क्या था, एक जीन था, द्वार्फ जीन था वो भी, ताइवान की एक वैरायटी का जीन था, पौना, मतलब पौधे को छोटा कर दो, तो उसका उपापचय तो उतना ही है ना, तो जितना वो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश जो भी बनाएगा, वो सब फिर तने की लंबाई में नहीं, वो क्या करेगा, वो बीज की संख्या बढ़ा देगा, उत्पादन बढ़ गया नहीं बढ़ गया। तो जीन का नाम था जी वुजन, इसका प्रयोग किया गया। और फिलीपींस में एक इंस्टीट्यूट था, IRRT, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने एक वैरायटी बनाई, IR8 और IR24, दो वैरायटी उन्होंने, बहुत प्रोडक्शन वाली वैरायटी थी। इंडिया में गुरुदेव एस खुश नाम थे, साइंटिस्ट थे ये भी, इन्होंने 13 किस्में 6 अलग अलग देशों से इकट्ठा की, और एक वाइल्ड वैरायटी ली, ओराइजा निवारा, और इन सब को क्या कराया, क्रॉस कराया, इनका अभी जो तरीका था उसी से, और इन्होंने IR36 वैरायटी बनाई, जो हाइल्ड वैरायटी थी, अधिक उत्पादन करने वाली वैरायटी थी। जया और रत्ना दो और वैरायटी बाद में बनी, जो किसकी थी, धान की। और इन सब वैरायटी की वजह से ये प्रोडक्शन हिंदुस्तान में 35 मिलियन से कितना पहुंचा है, 89.5 टन पहुंचा। इसके बाद गन्ने की बात करते हैं। गन्ने की दो किस्में थी, एक था सैक्रम बारबेरी, सैक्रम बारबेरी, है ना, मतलब ये जो था, ये नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में उगाया जाता था। एक दक्षिण भारत में उगाया जाता था। ठीक है। ये उधर का लाइन इधर आ गई है ना, इसे मिटा देते हैं, उधर की लाइन इधर आ गई है। तो ये, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वैरायटी है इधर वाली, वो वाली वैरायटी दक्षिण भारत, उत्तरी भारत में उगाई जाती थी, और ये वैरायटी दक्षिण भारत की थी। किसकी थी, दक्षिण, ये दक्षिण भारत की थी। इसमें शुगर कंटेंट भी ऑफेसिनेरम। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इस वैरायटी को उत्तर भारत में नहीं उगाया जा सकता था, क्योंकि वातावरणीय दशाओं का अंतर, तो दोनों का क्रॉस किया गया, और यहां पर एक हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड मतलब इन दोनों का संकर वैरायटी बनी, तो पूरे हिंदुस्तान में उगाई गई, और ये वो वैरायटी थी जिससे शुगर का, केन का, यानी कि गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ा, और अब तो भयंकर वैरायटी है मार्केट में। इसके बाद मिलेट्स की बात करते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, संकरण, सब पर मतलब जल कम हो तो भी उग जाती हैं, ज्यादा हो, अभी हरी गंगा नाम से चल रहा है एक बाजरा, बार बार वो चलता ही रहता है, मीठा होता है, पशु बहुत अच्छे से खाते हैं, ऐसी मक्का आ रही है बहुत सारी। तो ये सब क्या है, ये हाइल्ड वैरायटी है, जो संकरण करके बनाई गई हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक। अब ये तो बात हो गई कि उत्पादन बढ़ा दिया हमने,
लेकिन उत्पादन बढ़ा दिया और रोग लग जाए आदमी ने, मान लीजिए कोई व्यक्ति है खा पी कर एकदम मजबूत हो गया, डेली जिम जाता है, सिक्स पैक बना रखे हैं, बॉडी शॉडी बना ली, और बीमार हो जाए, फायदा ही नहीं हुआ उसका। तो जो खर्चा उसने अपने ऊपर किया या उसके घर वालों ने उसके ऊपर किया, जीरो। जरूरी क्या है कि अब उसे अंदर से भी मजबूत होना पड़ेगा ताकि उसे कोई रोग ना घेर सके। चार कोरोना वालों के बीच में खड़ा है लेकिन बीमार ना हो, तो रोग प्रतिरोधक होना चाहिए, तभी तो मजबूत होगा। तो अब क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन यानी कि ऐसी वैरायटी बनाना चाहते हैं जो रोग प्रतिरोधक हो। तो हमारे पास क्या तरीका है, वही जो अभी हमने पढ़ा कि पहले हम क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करेंगे, फिर उनका मूल्यांकन करेंगे, उनसे चयन करेंगे, उनका क्रॉस कराएंगे या म्यूटेशन कराएंगे, फिर उनका परीक्षण करेंगे और फिर उनका व्यापारीकरण कर देंगे। वही सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो रोग कारक क्या क्या हो सकते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक, निमेटोड्स। और मैं आपको बता देता हूं कि सामान्य तौर पर अगर हम इलाज ना करें तो 20 से 30% फसल नष्ट हो रोग के कारण, और कई बार ये 100% भी हो सकती, पूरी की पूरी फसल बैठ जाती, रोग लग गया खत्म। हाँ, है ना। अब ये जो रोग वाला मामला है ये किस पर निर्भर करता है, तो तीन चीजें, पादप जीन प्रारूप, रोगाणु का जीन प्रारूप और वातावरण पर निर्भर करता है। अगर तीनों चीजें बैलेंस में है तो काम पूरा होगा। वातावरणीय दशाएं आगे पीछे हो जाए तो चीजें बदल जाती हैं। जैसे आप एक बात नोटिस करना, एक टाइम है गेहूं बोने का, ठीक है। तो आपने उस टाइम गेहूं बोया, जैसे 15 नवंबर के आसपास बोते हैं। अब मान लो उसमें रोग आ जाए, तो रोग आने का एक निश्चित टाइम होगा, और जब कि ठंड कम हो, बारिश ना हो या पानी प्रॉपर ना हो, उसका टाइम होता है। अगर वो वातावरणीय दशाएं प्रॉपर हैं तो भैया रोगाणु आतंक मचा देता है, फिर वो कबड्डी खेलता है वहां, ठीक है। लेकिन वातावरणीय दशाएं अगर फेवर में ना हो तो फिर कम असर हो। अच्छा, पादप का जीन प्रारूप अगर ऐसा है कि वो ससेप्टेबल है, रोग आसानी से लग सकता है, रोग लगेगा। और इसका अगर जीन प्रारूप प्रॉपर है तो ये भी काम करेगा। तो तीन चीजें आपस में क्या होनी, एकदम संतुलन में, तो बढ़िया रोग होता है। और इनका संतुलन बिगाड़ दो तो रोग खत्म। यानी कि हम पादप का क्या करें, जीन प्रारूप बदल दें, ये दोनों दशाएं भी ठीक हो तो भी रोग नहीं होगा। तो ये तो हमारे हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये बात हमारे हाथ में है। तो हम क्या करेंगे, जीन प्रारूप बदल, यानी कि पादप प्रजनन में हम यही कार्य करते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उसमें आलू में लेट ब्लाइट पोटैटो होता है ना, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस होता है, लूज स्मर्ट ऑफ वीट, लेगो, और पॉलिट्रिकम रेड रोट। गन्ना बीच में से लाल लाल हो जाता है, गन्ना तोड़ के देखो तो बीच में से पूरा लाल हो जाएगा, तो रेड रोट होता है। ब्लैक रोट क्रूसीफर का, जैंथोमोनास, ये फंगस की वजह से हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जिससे फसल खत्म हो जाती है। अब आप सोचो, गन्ना है ना, ऐसे गन्ने की बोरियां हैं, ये गन्ने की बोरी। अब बाहर से गन्ना बढ़िया दिख रहा है, अरे साहब बहुत अच्छा गन्ना खड़ा है, पता चला अंदर इसमें क्या हो रहा है कि पूरा खराब हो गया। खराब मतलब अंदर से खोखला हो जाता, खत्म हो जाता, कर लो क्या करोगे, इलाज ही नहीं, बाहर से क्या करोगे, डालते रहो दवाई, बचना ही नहीं। दवाई कैसे जाएगी, दवाई अंदर जानी चाहिए ना, और दवाई का खर्चा ये भी बता दो, और नुकसान, क्योंकि तुम उस गन्ने को खाओगे तो तुम्हें भी नुकसान करेगा। तो हमारे पास ऐसी विधि है प्लांट ब्रीडिंग जिसमें ये सब चीजें बचाई जा सकती हैं। अब रोग प्रतिरोधकता के प्रजनन विधियां जो अभी मैंने आपको बताई, परिवर्तनशीलता का संग्रहण करेंगे, जनकों का मूल्यांकन करेंगे, प्रबंधन, श्रेष्ठ पुनर्योजन, का चयन, नए व्यापारीकरण, वही मेथड रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। और इस प्रकार से बनाई गई कुछ किस्में आपके सामने हैं जो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी से या आपकी स्टेट बोर्ड की किताब से ली गई है। जैसे यहां पर फसल दी हुई है, तो हमारी पहली फसल यहां पर किसकी है, गेहूं की। तो गेहूं में हिमगिरी, नाम याद रखना आपने को, हिमगिरी कर्ण तथा धार किट और हील बंट के लिए प्रतिरोधी हो ही नहीं सकता। के बाद सरसों, पूसा स्वर्णिम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, पूसा स्वर्णिम श्वेत कीट के लिए। फूल गोभी पूसा शुभ्र, पूसा स्नोबॉल K1 कृष्ण विगलन, और कुंचित अंगमारी शीर्षण, यानी कि ऊपर से ये टिप खराब हो जाती है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए पूर्ण रूप से प्रतिरोधी है।
लोबिया, लोबिया ऐसा होता है जैसा सोयाबीन, पूसा कोमल, जीवाणु अंगमारी, है ना, मिर्च पूसा सदाबहार, तो चिली मोजाइक वायरस, तंबाकू मोजाइक वायरस तथा पर्ण कुंचन, इन सब से वो प्रतिरोधी होती है। कोई टेंशन नहीं, रोग की कोई दिक्कत ही नहीं है, ना दवाई डालने की जरूरत है, बोध और टेंशन फ्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है पीड़कों या नाशी कीट के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन। यानी कि रोग से तो हमने बचा लिया, अब कीट भी तो, रोग तो वो जो उत्पन्न जो वायरस इन सब से होगा, अब कीट है, सारे कीट होते हैं। जैसे गन्ने में लगता है, पायरिल्ला बोलते हैं, गन्ने की पत्तियां खत्म कर देते हैं। कैसे बचाएं? तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम कीट प्रतिरोधी किस्मों का बना सकते हैं पादप प्रजनन द्वारा, जिसमें ब्रेसिका, है ना, पूसा गौरव, यानी कि सरसों की एक किस्म है पूसा गौरव, एफिड्स नहीं लगते, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। आपने सरसों का पौधा देखा हो तो कभी कभी क्या होता है, ऊपर से ऐसा हो जाता है, मुड़ सी जाता है, और उसमें छोटे छोटे हरे रंग के छोटे 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 रहते हैं, वो एफिड होते हैं, तो वो लगते ही नहीं, है ना। फ्लैट बीन, चपटा, जो वो बीन होता है ना, फली होती है, पूसा सेम टू, पूसा सेम थ्री, जैसिड, एफिड तथा फल भेदक, फल भेदक फल में अंदर घुस जाता, खा जाता है अंदर। ओकरा, भिंडी, पूसा स्वामी और पूसा ए फोर, शूट तथा फल भेदक, है ना, तना, शूट मतलब तना, तना और फल वाला। अब ये बात हो गई यहां तक, समझ आ गई? इस प्रकार हम विभिन्न बना सकते हैं, और ये विभिन्न किस्में क्या करेंगी, उत्पादकता बढ़ाएंगी, क्वालिटी में अच्छी होंगी। अब यहां तक हमने क्या क्या चीज बढ़ा ली, अब देखो, हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, पहले कैसे बढ़ाया कि हाइल्ड वैरायटी बनाई, यानी कि जिसमें जो चीज हमें चाहिए, जैसे गेहूं, गेहूं में बाली का लंबा साइज होगा और उसमें बीजों की संख्या अधिक होगी, तो गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन रोग लग गया तो कि इसे रोग प्रतिरोधक बनाओ, ठीक है साहब, रोग प्रतिरोधक भी बना दिया। अब इसमें कीट लगता है कि कीट प्रतिरोधक भी, ठीक है साहब। अब हमारे पास ऐसी गेहूं की वैरायटी बन गई जिसमें बाली, ये लंबी बाली है, बहुत सारे बीज, बीघे में बहुत सारा क्विंटल निकलता है ना, 5 6 7 क्विंटल। लेकिन अगर इसमें पोषण की मतलब हम इसे खाएं, इसमें केवल स्टार्च हो, मैदा हो, तो ये किसे इसे बनाने का कोई लाभ होगा नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ानी, हमें इसकी जो पोषक जो इसका मूल्य है वो बढ़ाना। तो वो कैसे बढ़ा जाए, तो उन्नत उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। अब एक चीज होती है जिसे कहते हैं छिपी हुई भूख। है भाई, तुम्हें भी भूख लग रही है क्या? लग रही है। वो छिपी हुई भूख नहीं है कि भूख लग रही है, छिपी हुई भूख या इस जाके किचन में से खा रहे हैं, वो छिपी हुई भूख क्या होती है? ज्यादातर आप लोग सब छिपी हुई भूख के शिकार हैं। कैसे? अब इस बात को समझना, देखो सामान्यतः ऐड भी आता है आजकल तो टीवी में, जैसे एक व्यक्ति की अगर हम बात करें, मान लो किसी व्यक्ति का वजन 50 किलो, तो उसे एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम, मतलब उसके बॉडी में चला जाए, चाहिए, ठीक है। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, दाल से मिलता है, बाकी चीजों से, जैसे और भी पनीर से मिलता है। अब किससे कितना प्रोटीन मिलता है? मैं वेजिटेरियन डाइट पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो नॉन वेज खाते हैं वो भी रोज रोज नहीं खा पाते ना, बात तो ये है। तो अब हिसाब लगाते हैं कि लगभग 200 ml दूध से, 250 ml दूध से 7 ग्राम प्रोटीन, अंडे से 6 ग्राम मिलता है, दाल के कटोरे से 3 ग्राम मिलता है। हिसाब लगा के देखो सुबह से अब तक कितने ग्राम प्रोटीन मिल चुका है बॉडी? नहीं, नहीं हुआ। जिसे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, पता चला वो 15 ग्राम या 20 ग्राम पे अटक गया, लाई नहीं। तो यानी कि जो आपका पोषण का स्तर होना चाहिए, जो आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू होनी चाहिए, वो कम है, उसी को छिपी हुई भूख कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपी हुई भूख। जितने विटामिन मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, जो अमीनो एसिड है आवश्यक वो नहीं मिल रहे, असेंशियल। तो क्या बर्गे छिपी हुई भूख है या नहीं है? क्या कर रहे हो कि साहब आज तो मैंने गार्लिक ब्रेड खाया है, गार्लिक ब्रेड, क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसकी गार्लिक ब्रेड की? जीरो। कैसे? गार्लिक ब्रेड में क्या होता है? ग्लूटीन होता है, मैदा होता है, मैदा पचाने वाला एंजाइम हमारे पेट में होता है, तो वो तो पचेगा नहीं। और उसमें जो वो लहसुन की जो खुशबू आ रही है वो एसेंस पड़ा हुआ है,
तो क्या हुआ, छिपी हुई भूख, खा लो 10 गार्लिक ब्रेड खा लो, उससे कुछ नहीं मिलना, बस पेट लगेगा, हाँ भर गया, मिलना कुछ नहीं। ठीक है। तो यानी कि उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, हमें उससे प्रोटीन ज्यादा मिले, हमें उससे लिपिड, हमें उससे विटामिन, हमें उससे बहुत सारे मिनरल्स मिलने चाहिए। ठीक है। तो जैसे यहां पर एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अनाज की अगर बात करें, तो अनाज में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा होती है, कम होते हैं। लेग्यूम्स की बात करें तो उसमें मिथ्योनिन और सिस्टीन नहीं होती, लाइसिन ट्रिप्टोफैन तो होंगे, और ये सब आवश्यक है। अब मान लो कोई आदमी केवल अनाज ही खाता है, तो उसमें तो इनकी कमी हो जाएगी, ये नहीं होगी, हमें सब चाहिए। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी किस्में बनाएं, गेहूं की ऐसी किस्म बनाएं जिसमें ये चीजें भी मिल जाए। उसके लिए हम क्या कराएंगे, पादप प्रजनन। अब ये जो हम गुणवत्ता बढ़ाने की बात कह रहे हैं, इसे कहते हैं बायोफोर्ट। यानी कि कोई भी जीव है, अगर उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा दी जाए, यानी कि सामान्य तौर पर मैं कह रहा हूं कि भाई किसी गाय से हमने दूध लिया, किसी कोई गाय है हमारे घर में, उसको हम दूध पीते हैं, 200 ml दूध से 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन उस गाय में अगर हम इस प्रकार से ब्रीडिंग करा दें, ऐसी गाय बनाए जिसके दूध में 10 15 20 ग्राम प्रोटीन, तो जो हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी न्यूट्रेंट, वो क्या कहलाता है, बायोफोर्ट। क्या कहलाता है, बायोफोर्टिफ। ये बायोफोर्टिफिकेशन किस लिए क्या किया जा रहा है, तो बायोफोर्टिफिकेशन मतलब कि जो पादप है उनकी गुणवत्ता बढ़ा देना, पादपों की या फसलों की, फसलों की पोषण गुणवत्ता, पोषण गुणवत्ता बढ़ा देना, क्या कहलाता है, बायोफोर्टिफिकेशन। और ये बायोफोर्टिफिकेशन जो गुणवत्ता हम बढ़ा रहे हैं, किस लिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तब क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता ज्यादा हो, भाई प्रोटीन ज्यादा हो, तेल बढ़िया हो, उसकी गुणवत्ता बढ़िया हो, विटामिन हो, सूक्ष्म पोषण तथा खनिज अंश हो। तो ये सब चीजें हमें बढ़ानी है, और जब बढ़ा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन कहलाएगा। तो 2000 में संकर मक्का बनाई गई भारत में, ठीक है। 2000 में जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन रिच थी, मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन खूब था इसमें, नाम था प्रोटीना, शक्ति, रत्ना, ये लाइसिन युक्त थी, ठीक है। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग वैरायटी बनाई, किसकी, कद्दू की, पालक की, गाजर की, जिसमें विटामिन ए की अधिकता थी। करेला, बथुआ, टमाटर, सरसों, बथुए का साग खाइए, बथुए का पराठा खाइए, विटामिन सी खूब मिलेगा, है ना। और आयरन और कैल्शियम वाला पालक, बथुआ, साग बनाते हैं। प्रोटीन, लबलब, उद्यान मटर जो होती है, इनमें हमने क्रॉस कराया तो ऐसी वैरायटी बन गई जिनमें इनकी गुणवत्ता बढ़ गई। तो गुणवत्ता बढ़ गई तो ये क्या कहलाया, बायोफोर्टिफिकेशन कर दिया हमने, इनका कुछ क्वालिटी बना दी है। अब इसके बाद एकल कोशिका प्रोटीन की बात करते हैं। अभी मैंने छिपी हुई भूख समझा कि आप लोग भूखमरी का शिकार हैं। अब सर कैसी बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो खूब खाना मिलता है, लेकिन वो खाना है, प्लेट भर के खाया हमने। हाँ, उधर मिथिला में तो पूरा एकदम है ना, कई तरह के पकवान बनते हैं एकदम, ठीक है थाल। लेकिन थाल तो सज गया, लेकिन उसकी गुणवत्ता कैसी है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत लिमिटेड खाना खाता है और बिल्कुल स्वस्थ है, एक व्यक्ति इतना खाता है फिर भी बीमार रहता है, इसका मतलब पोषण की कमी है। डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारे में तो विटामिन की कमी है, साहब मैं तो 50 रोटी खाता हूँ दिन में, लेकिन क्या 50 रोटी उतना पोषण दे पा रही हैं, ये मुद्दा है। अब बात आते हैं, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करूं सारी, तो लगभग, गाय की हम बात करते हैं, 250 किलो की एक गाय है, 250, 2.5 क्विंटल की एक गाय है ना। गाय का वजन कितना कह रहा हूं मैं, गाय, ये जो 250 किलो की गाय है, एक दिन में ये लगभग 10 लीटर दूध दे, तो कितना प्रोटीन उत्पादन कर सकती है, लगभग 250 ग्राम, जो आपको मिल सकता है।
250 नहीं 300 कर दे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अब मान लो एक परिवार में 4 सदस्य हैं, हर सदस्य को लगभग 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 280 ग्राम तो वैसे चाहिए, ये इतना बना ही इतना रही है, सारा दूध पियेंगे तो भी पूर्ति नहीं होगी, कैसे करें? इसका बछड़ा भी दूध पिएगा, अच्छा फिर इसे खिलाना भी है, तो सोचने वाली बात है या नहीं है? तो प्रोटीन की पूर्ति कैसे होगी? का हमने एक विकल्प निकाला है जिसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब अगर हम 250 ग्राम बैक्टीरिया ले लें, क्या कहा मैंने, 250 ग्राम बैक्टीरिया, तो जितने समय में इसने 250 ग्राम प्रोटीन बनाया है, उतने समय में वो 25 टन प्रोटीन का निर्माण कर सकता। बस उसे क्या करना है, ऐसा कल्चर बनाओ बड़ा, उसमें विभाजन करता रहे, तो वो कहलाता है सिंगल सेल। जैसे शैवाल स्पाइरुलिना क्लोरेला, जैसे कवक है फ्यूजेरियम और कैंडिडा ट्राइकोडर्मा, है ना, या फिर बैक्टीरिया है, ठीक है, मिथाइलोफिलस, ये तो बहुत चल रहा है आजकल, इस पे तो बहुत काम हुआ है, और सेल्यूमोनास, तो ये सब क्या है, ये सिंगल सेल प्रोटीन है, यानी कि जिन्हें डायरेक्ट प्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये स्पाइरुलिना तो खूब मार्केट में आज की डेट में मिलता है, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाके बोलोगे तो उपलब्ध हो जाएगा, शीशी होगी कि 1 चम्मच भरो, डालो कितना के भाई साहब 20 ग्राम प्रोटीन। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि हमारे पास प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया सोर्स बन सकता है, और वो ये। क्लियर? अब हरी खाद की बात करते हैं। देखो क्या करते हैं किसान लोग कि भाई आज की डेट में, जब जैसे साल में 3 3 फसल ले लेते, बहुत उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि लगातार आप फसल उगा रहे हो तो खेत की उर्वरता कम होगी, वहीं से तो सब कुछ आ रहा है, तो डालना भी तो पड़ेगा ना कुछ, तो खाद डालेंगे। अब इतनी गोबर की खाद कहाँ से लाएं, इतना हुमस कहाँ से लाएं, तो उसका एक और सोर्स होता है जिसे हम कहते हैं हरी खाद। हरी खाद कुछ नहीं होता, हरी खाद जैसे क्रोटोलेरिया जूनेगा, सेसबीना, ब्रसीम, लेंटिल, मैं समझाता हूँ आसान भाषा में, तो नहीं होती है, उसे बो देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, और उसे खेत में ही ट्रैक्टर से या हल से बहा देते हैं, खाद मिल गई। बरसीम होती है, खेत में ही ऐसे कर देते हैं। मतलब आप यकीन मानो कि आप अगर बीघे में 5,000 रुपए का बाहर से फर्टिलाइजर खरीद के डालो, वो भी इतना गुण नहीं देगा जितना ये, क्योंकि सब उसमें मिला दिया हमने। तो ये कहलाती है हरी खाद, और ये सारे पौधे हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप यकीन मानिए जिनके यहाँ खेती होती है वो इसे प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं, 30 से 50% फल की उपज बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है, निश्चित तौर से बढ़ जाती है। वो पूरा क्षेत्र जहां पर धान की बुवाई होती है, धान की बुवाई शुरू होती है 15 जून के आसपास, गेहूं कट जाते हैं मार्च में, अप्रैल। तो क्या करते हैं किसान लोग, तभी उठा के उसमें बरसीम बो दिया, सनई बो दी, लोबिया बो दिया। तो जब तक धान लगने का समय आता है, तब तक वो काफी बड़ा बड़ा हो जाता है, पानी भरो और सब कुछ उसी में डाल दो, और धान होगा, इतना पैदावार कभी नहीं हुई जितनी जब हो। इसे कहते हैं हम हरी खाद। अब बायो इथेनॉल की बात करते हैं। बहुत सारे देशों में क्या किया जा रहा है, पहले तो सुनो। पहले होता है गन्ना, गन्ने से निकालते हैं रस, रस से बनती है शुगर, और यहीं से जब ये चीनी बनती है, यहां से निकलता है मोलेस या शीरा, और इस शीरे का किया जाता है किण्वन, और किण्वन द्वारा इससे बनता है इथाइल अल्कोहल। आई बात समझ? और इस अल्कोहल को 20-30% पेट्रोल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, पेट्रोल प्लस फिनॉल। तो जिससे पेट्रोल की डिपेंडेंसी कम हो गई, पॉल्यूशन कम हो गया। बहुत सारे जैसे ब्राजील वगैरह में तो पूरा चल रहा है, इंजन ही ऐसे बना दिया, इथेनॉल से चलते हैं। तो हिंदुस्तान में भी अब ये चीज आने वाली है कि उसमें कुछ प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाए, 20-30% इंजन ऐसे होंगे कि पेट्रोल भी होगा उसमें इथेनॉल मिला मिला हुआ होगा। तो इससे क्या होगा, एक तो किसानों को फायदा हो जाएगा भाई, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, पेट्रोल की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो बायो इथेनॉल। एक होता बायोडीजल,
जैसे यूफोर्बिया, जेट्रोफा, ब्रिकेलिया। जेट्रोफा तो आप यकीन मानो पूरे मध्य प्रदेश में कई कंपनियां थी, खूब लगवाया उन्होंने। कुछ नहीं, इनका सीधा तेल निकालते हैं, वो तेल डीजल की जगह चलता है, उसे बायोडीजल कहते हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने सरसों का तेल भी चलाकर बताते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि वो ऐसा काम करता है नहीं करता, लेकिन कहते हैं ऐसा कि वो भी डीजल की जगह काम करते हैं। अब आगे आते हैं और बात करते हैं ऊतक संवर्धन पर। इस पर ऊतक संवर्धन क्या होता है? ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लांट। पादप का, पादप का कोई भी भाग जो ऊतक संवर्धन के लिए, ऊतक संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। एक छोटा सा टुकड़ा ले आए हम, वो तना भी हो सकता है, वो जड़ पत्ती का हो सकता है, या वो ऊपर वाली टिप हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसे एक्सप्लांट कहते हैं। कैलस क्या होता है? विभेदन जैसे होता है ना, डिफरेंशिएशन होता है, विभेदीकरण होता है, तो अविभेदनीय कोशिकाओं का समूह। ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का एक समूह है, लेकिन इस समूह में कोई विभेदन नहीं है। ना तो कहीं जड़ का पता चल रहा, ना कहीं तने का पता चल रहा कि भाई यहाँ परांकुर होगा, यहाँ मूलांकुर होगा, कुछ नहीं पता चल। बस विभाजन करती जा रही है, इनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। जैसे मेरिस्टेम सेल होती है, उसमें जब विभेदीकरण होता है तो क्या बनता है? मर्दूतक बनता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें विभेदन ना हो उसे क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। अब आता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का क्या तात्पर्य? कि ये क्या है? एक कोशिका है, एक कोशिका। तो एक कोशिका की वह सामर्थ्य, क्या कहा मैंने? सामर्थ्य। एक कोशिका की वह सामर्थ्य जिसके द्वारा पूरा एक जीव बनाया जा सकता हो। क्या बनाया जा सकता हो? पूरा एक जीव बनाया जा सकता हो। उस सामर्थ्य को टोटीपोटेंसी, है ना, संपूर्ण जीव। तो उस सामर्थ्य को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। वो सामर्थ्य टोटीपोटेंसी। और ऊतक संवर्धन के लिए ये सबसे जरूरी चीज। अब ऊतक संवर्धन के लिए क्या क्या आवश्यक, देख लेते हैं। तो संवर्धन माध्यम सबसे पहले चाहिए। कैसे बनाएंगे, क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले चाहिए खाना। कोशिका विभाजन जब भी तो करेंगे जब खाना मिलेगा उन्हें। और क्या चाहिए? अकार्बनिक पोषण पदार्थ, है ना, नमक। अकार्बनिक होता है भाई, सोडियम कैल्शियम चाहिए नहीं चाहिए? क्लोरीन। तो हॉर्मोन्स चाहिए, कौन कौन से? एन ए ऑक्सिन, ये दोनों ऑक्सिन हो गए, ये साइटोकाइनिन हो गए। ये दोनों क्या है? ये ऑक्सिन है, और ये क्या है? ये साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन। तो बाप बेंजाइल अमीनोप्यूरिन या ये, और विटामिन चाहिए, और जल, आश्रित जल, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, एकदम साफ है। ये सब चीजें चाहिए। इसके बाद संक्रमण मुक्त माध्यम, मतलब जहां भी ये काम करेंगे वहां कोई संक्रमण ना हो, कोई बैक्टीरिया का आपके सर पे सब कपड़ा हो, बस आंखों पे चश्मा हो। क्योंकि पता चला आपने संवर्धन माध्यम तैयार कर छींक दिया, तो इसमें पता चला आपके ही सारे बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं उसमें। इसलिए तो उपकरण के लिए क्या चाहिए? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? एक मशीन होती है, ऐसे वो लगा होता है, खिड़की लगी होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें गर्मी बढ़ाई जा सकती है लेकिन आर्द्रता बनाए।
गर्म हवा का ओवन होता है, वो तो सीधा सीधा क्या होता है, ओवन होता है, इधर से बहुत गर्म हवा फेंकी जाती है, तो यहाँ जो भी चीजें आप रखोगे सब को स्लाइस कर देगी, बहुत गर्म हवा होती है, तो जो भी यहाँ जीवाणु विषाणु जो होंगे सब खत्म। ठीक है। एक्स प्लांट के लिए क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव विहीन सतह है, मतलब ऐसी जगह लेंगे जहां कोई अच्छे से सैनिटाइजेशन कराएंगे, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि लैब जो है ना उसे सैनिटाइज करा दो पूरे, तो कोई सूक्ष्म जीव ना हो। दूसरी चीज हो, अब आगे बढ़ते हैं, अब संवर्धन के प्रकार पे बात करते हैं, और दो प्रकार है, एक है कैलस कल्चर, एक है तो सबसे पहले हम सस्पेंशन कल्चर की बात करें। इसमें क्या किया जाता, सस्पेंशन कल्चर, तो सस्पेंशन कल्चर में क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में फल, ठीक है, और वो सभी इनऑर्गेनिक सब मिला दें। तो सबसे पहले क्या बनाया हम इसमें, माध्यम, इस माध्यम में अब जो हमारे पास एक्सप्लांट है, क्या है, एक्सप्लांट, ये आपके पास एक टुकड़ा है किसी पादप का, क्या कह रहे हैं, ऐसा टुकड़ा, इसकी हमने क्या की, एक कोशिका निकाली और उस कोशिका को इसमें डाल दिया, छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात क्या होगा, में विभाजन शुरू होगा और किसका निर्माण होगा, कैलस का निर्माण होगा, कैलस का। इस कैलस को तोड़ देंगे, तो ये तो हमने कैलस तोड़ दिया, फिर और कैलस बन गए, बहुत सारे कैलस बना लिए जाएंगे नहीं बन जाएंगे, तो बहुत सारे कैलस का निर्माण, क्या निर्माण, अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में इस कैलस को एक क्या बोलते हैं, स्ट्रिप होती है स्लाइड जैसी, उसके ऊपर कैलस को रख, और फिर इसकी एक साइड में यहां पर क्या करेंगे, यहाँ एक साइड में इसका ट्रीटमेंट देंगे, की मात्रा कम होगी, और साइटोकाइनिन की मात्रा, इन दोनों को लगा देंगे। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि यहां इस टेस्ट ट्यूब, इस कैलस से एक साइड में इसके प्ररोह का निर्माण प्रारंभ हो, इसका प्ररोह का, यानी कि तना बनना शुरू। अब क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया, अब क्या करेंगे, अब दूसरी साइड यहां पर इसके विपरीत दिशा में इसका ट्रीटमेंट देंगे ऑक्सिन, अब ऑक्सिन की मात्रा अधिक होगी और साइटोकाइनिन की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से इधर इसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, जड़ का। तो इस प्रकार यहां पर ये क्या बन गया, प्लांटलेट, छोटे छोटे पादप बन जाते। फिर क्या करते हैं, फिर चलते हैं, फिर क्या करते हैं कि ये जो यहां से पादप है, इसे यहां से निकालेंगे और छोटे से गमले में लगा देंगे, लगा दिया, इसे कहते हैं हार्डनिंग, और इसे नमीदार जगह रखा जाता है, प्रकाश भी होता है और टेम्परेचर भी होता है, नमी वाली जगह रखा जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ जाता है। टिश्यू कल्चर से इस प्रकार कैलर से बना सस्पेंशन। अब कैलस कल्चर क्या है, ये जो कैलस यहां बनाया, इस कैलस के ऊपर यदि दूसरी कोशिका को उगाया जाए तो कैलस कल्चर, दो कल्चर हो गए, सस्पेंशन और कैलस। अब एक्सप्लांट के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो मैरिस्टमैटिक कल्चर, मैरिस्टमैटिक में क्या किया जाता है कि जो पादप होता है, उस पादप की क्या ली जाती है, शीर्ष, शीर्ष लिया जाता है, शीर्ष का टुकड़ा होता है, और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो मैरिस्टमैटिक होती है, मैरिस्टे,
मैरिस्टेमेटिक मतलब विभुज्योतकी कोशिकाएं होंगी जो लगातार विभाजन करें। तो जो वायरस फ्री प्लांट होते हैं, वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट मतलब जिनमें वायरस नहीं पाया जाता, ऐसे पादप का निर्माण किससे किया जाता है? मैरिस्टेम कल्चर से किया जाता। ठीक है, क्योंकि इनमें वायरस नहीं, तो उसे हम कहते हैं मैरिस्टेम कल्चर। इसके बाद एंथर कल्चर। एंथर की यदि बात करें तो एंथर हमने देखा है इस प्रकार से होता है। अब हमने एंथर काट के देखा तो हमें अंदर क्या दिखाई दी? प्रकार की संरचना दिखाई दी। और यहां पर क्या था भाई? ये कंडीशन थी। अब इस बात को समझिए कि इसमें क्या होगा। यहां पर मुझे इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? पराग कण। मैंने क्या किया, एक पेट्री डिश ली और उस पेट्री डिश में एंथर को तोड़ के डाल दिया। तो एक तो एंथर के अलग अलग क्या है? स्तर है, वाल है, भित्ति है। और एक क्या है? परागकण। भित्ति जो है वो 2n है और परागकण जो है वो, और मैंने इन्हें इसमें डाल दिया तोड़। और इसमें क्या है? इसमें कल्चर। तो ये एंथर कल्चर करा रहा है। अब इस एंथर कल्चर से यहां पर जो पादप प्राप्त होंगे वो दो प्रकार के पादप में। एक वो दो प्रकार के, एक जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होंगी जो भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित हो, और एक वो जिनका निर्माण किससे हुआ है? पराग कण से हुआ है। तो इनमें n संख्या होगी की, और ये कहलाते हैं हॉलेंड्रिक प्लांट्स। ठीक है, तो इस प्रकार इनका, अच्छा ये कैसे होंगे फिर? अब देखो कमाल की बात, वो जो हमने पढ़ा था द्विगुणन करना, होमोजाइगोसिटी, जिसमें हमें 10 साल लग रहे हैं, 7 साल 8 साल लग रहे हैं, यहाँ एकदम निपटा देंगे काम। हमने क्या किया? एंथर कल्चर बनाया। हमारे पास जो ये पादप है, हमने इसकी कोशिका ली और उसमें गुणसूत्र द्विगुणित करा दी, तो होमोजाइगस बन गया? नहीं बन गया? 1 साल में काम निपटा दिया हमने। आगे का फिर तो टाइम कम हो गया? नहीं हो? तो यहां इसका फायदा उठाया जा सकता। ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है कि मान लीजिए कोई बीज, क्या है? और इस बीज का क्या निकाल लिया जाता है? इसका एम्ब्रियो जो होता है उसे निकाल लेते, और बस इसका कल्चर बना देंगे जैसा भी हमने कल्चर बनाया, बिल्कुल उसी तरह, कोई बदलाव नहीं कर। एम्ब्रियो एक टर्म होती है, उसे कहते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। कई बार क्या होता है कि दो अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस कराने पर, इसके अलग अलग जीन बीज बन, इस बीज की दो स्थिति, एक तो इसका क्या है? भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, और एक इसका क्या है? इन दोनों के बीच में समायोजन नहीं बैठ। क्यों? क्योंकि अलग अलग जीनस एक कारण, तो ये इसे खाना प्रदान नहीं करता, तो एम्ब्रियो मर सकता। तो इस एम्ब्रियो को यहां से क्या करेंगे? पृथक, और ये कहलाता है एम्ब्रियो रेस्ट। और इस एम्ब्रियो को पृथक करने के बाद क्या करेंगे? तोड़ लेंगे, तोड़ के पेट्री डिश में डाल देंगे, और बहुत सारे क्या बना देंगे? इससे पादप बना दिए, बहुत सारे एम्ब्रियो रेस्क्यू, एम्ब्रियो कल्चर बना दिए, बहुत सारे पादप बना देंगे, और बहुत कम समय में बन जाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराओ, हमें लगता है पहले गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, संलयन होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो किसका होगा, कब होगा, फिर बन गए, फिर बीज बनेगा, फिर बीज उगेगा, बहुत सारा टाइम है। यहाँ कुछ नहीं करना, प्लांट लो, एम्ब्रियो धड़ 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 बनते जा रहे हैं,
बहुत सारे, है ना, पॉपुलर की बहुत सारी, इधर पंजाब साइड में बहुत सारे पॉपुलर की ऐसी बनाई जाती, इसमें नहीं, मतलब उनकी पौध जो नर्सरी। अब एक चीज आती है, उसे कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइज। सबसे पहले बात कर पादप कोशिका। पादप पादप कोशिका क्या होता है? पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर क्या उपस्थित है? उसके अंदर क्या उपस्थित है? झिल्ली, ये नहीं, फिर केंद्रक, सब कुछ। क्या हो यदि पादप कोशिका की भित्ति हटा दी जाए? ठीक है, तो हमने क्या किया, भित्ति को हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा? ये एक कोशिका बची, इसमें डायरेक्ट क्या ही उपस्थित है, ये क्या किया, हटा दिया। ये कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। अब क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे दो प्रोटोप्लास्ट ले लेते हैं अलग अलग। एक प्रोटोप्लास्ट अलग वैरायटी का यहाँ है, एक प्रोटोप्लास्ट अलग वैरायटी क्या है, प्रोटोप्लास्ट, यानी कि बिना भित्ति की पादप कोशिकाएं, और इनका किसी केमिकल द्वारा या इस द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का करंट दे दें, के द्वारा इनका क्या कर देते हैं, संलयन। संलयन। अब संलयन क्या हो सकता है? संलयन में हो सकता है कि दोनों केंद्रक डाइकैरियन कंडीशन, या हो सकता है किसी एक का ही केंद्रक आए, या हो सकता है दोनों के केंद्रक आपस में आए। ये क्या है, डाइकैरियन। ठीक, एक ही केंद्रक आया, यानी कि साइटोप्लाज्म दोनों का जुड़ गया, केंद्रक एक है, एक केंद्रक है। और यहाँ क्या है, दोनों केंद्रक जुड़ गए हैं, संयुक्त हो गए, एक साथ फ्यूज हो गए। अब तीन कंडीशन हो सकती है, अब हमें ये कंडीशन चाहिए। हम इसे क्या करेंगे, इसे ले जाएंगे और किसमें, कल्चर मीडियम में डाल देंगे, और नए पौधों का निर्माण कर दिया जाता है। तो बहुत छोटा चैप्टर था। बात सब वो ये है कि इसमें जो उदाहरण है, जितने भी उदाहरण है, वो याद होने सॉरी लगता है ठंड लग, नहीं, इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया। तो वो उदाहरण याद होने, केवल उदाहरण का ही स्किल है, बाकी इस ये वैरायटी या फिर रोग प्रतिरोध, या फिर किसी ऐसी वैरायटी का नाम जिसकी उत्पादकता बढ़ाई गई, तो वो आपको याद होना। तो ये चैप्टर आपके लिए सब समझ आया? तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर है। और इस चैप्टर के बाद अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कौन? वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहें, अच्छे से मेहनत करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।